दोस्तों, एक रात की बात है जब मैं रोजाना की तरह गांव के मंदिर से पूजा करवाने के बाद वापस अपने घर लौट रहा था। हमेशा की तरह इस वक्त भी रात के तकरीबन 7:30 बज रहे थे। ठंड का मौसम था और ऊपर से ठंडी ठंडी और बर्फीली हवाओं ने मेरे हाथ सुन्न कर दिए थे। उस सन्नाटे से भरपूर चादर से वहाँ का पूरा माहौल एकदम ढक सा गया था। चारों तरफ सन्नाटा और मेरे कदमों की आहट की आवाज़ उस वीरान इलाके में साफ साफ सुनाई दे रही थी और यह बात साबित हो रही थी कि यहाँ चारों तरफ का इलाका एकदम वीरान है। मगर ये मेरा रोज का काम था और मैं अक्सर मंदिर में पूजा करवाने के बाद इसी रास्ते से घर लौटता था। वैसे तो भूत प्रेत जैसी चीज़ें अमूमन कच्ची सड़कों और भयानक रास्तों पर पाई जाती हैं, लेकिन जहाँ किसी की लाश को दफनाया जाता है और उस शख्स को मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती तो उसकी रूह उसी इलाके में भटकने लगती है। मुझे डर तो लग रहा था, लेकिन रोज़ाना की तरह मैं डरते और कांपते हुए चुपचाप अपने घर की तरफ निकल पड़ा और उसी बीच मुझे एक आवाज़ सुनाई दी, अरे निर्मल भाई, ये तेरा रुमाल तो लेकर जा। ये सुनते ही मेरे कान खड़े हो गए। एक पल के खातिर जब मैं पीछे मुड़ा तो मेरा पूरा का पूरा शरीर एकदम से सुन्न पड़ गया। दरअसल इस बार मैंने देखा कि मुझे वहाँ चारों तरफ कोई भी दिखाई नहीं दिया, लेकिन एक पेड़ के पीछे से ये आवाज़ 3 बार आ चुके थे, जो सच में बहुत ही अजीब थी। मैं अब बिना पीछे मुड़े ही एक बार फिर अपने घर की ओर चल दिया और इस बार मैंने ठान लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए मगर मैं पीछे नहीं पलटूंगा। और जैसे मैं सामने पलटा तो मानो मैंने अपनी ज़िंदगी का सबसे डरावना दृश्य देख लिया हो। इस बार मैंने देखा कि मुझे एक पेड़ के ऊपर कोई उल्टा लटका हुआ नज़र आया, जो मेरे बिल्कुल सामने वाले पेड़ पर था। एक लंबे पेड़ के ऊपर किसी को यूँ उल्टा देख मैं हड़बड़ाहट के मारे पीछे की तरफ हटने लगा और जैसे मैं नीचे गिरा तब तक उस पेड़ के ऊपर लटकी वो चीज़ गायब हो चुकी थी। इस वक्त मुझे खुश होना चाहिए या फिर बह के समुद्र में डूबना चाहिए, मुझे नहीं मालूम। मैं तुरंत उठा और एक लंबी रेस लगाते हुए अपने घर पहुंच गया। मेरी दशा बहुत ही दयनीय थी और घर पहुंचने के बाद मैं चुपचाप अपने मम्मी के पास पहुंचा और उन्हें सारी बातें बताने लगा। लेकिन मेरी मम्मी को मेरी बातों पर ज़रा सा भी विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि उनका मानना था कि ज़रूर तुम्हें किसी का भ्रम हुआ है और हमेशा भूत प्रेत की बातें करने की वजह से तुम्हारा दिमाग ऐसा ही बन गया है। लेकिन जो दृश्य मैंने देखा था वो एक असलियत थी, एक ऐसी खौफनाक असलियत जिसके ऊपर सिर्फ मैं विश्वास कर सकता था, क्योंकि मैंने उस चीज़ को अपनी आंखों से देखा था। जब घर वालों ने मेरी बात को नज़रअंदाज करना शुरू कर दिया तो फिर मैंने भी इस बात को आग की तरफ बढ़ावा देना ठीक नहीं समझा और मैं खाना वाना खाकर चुपचाप अपने बिस्तर पर लेट गया। पता नहीं क्यों, लेकिन आज मुझे काफ़ी जलन फील हो रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे बदन के ऊपर आज बड़ी तेज आग लगी हो। ठंड के इस मौसम में मेरा शरीर का ऐसा फील करना कोई छोटी बात तो नहीं थी, लेकिन फिर मैं चादर ओढ़कर कमरे में आराम से सोने लगा। सब कुछ एकदम नॉर्मल चल रहा था, लेकिन जब सब सही चल रहा होता है तब कुछ ना कुछ तो गलत होता ही है। अंधेरे की इस भयानक रात के बीच मेरी चादर अचानक ही कोई खींचने लगा और मेरे हाथ पैर इतनी जोर की ठंड महसूस करने लगे मानो किसी ने मुझे बर्फ़ के अंदर ढकेल दिया हो। मैं वापस अपने कम्बल को खींचकर अपने चारों ओर दबाने लगा और इसी बीच जब मेरी आंखें खुली तो मैंने देखा कि मुझे एक बार फिर दरवाजे के पास कोई खड़ा हुआ दिखाई दे रहा था और इस बार मेरे कमरे के अंदर मेरे अलावा दूसरा कोई मौजूद भी नहीं था, जिस कारण मैं अपनी अधखुली आंखों से बार बार उसी को घूरता रहा। अब मेरी हिम्मत तो नहीं हो रही थी कि मैं अपने बिस्तर से उठ सकूं। मेरे हाथ पैर फूलने लगे थे, मेरा पूरा का पूरा शरीर काम करना बंद कर चुका था। मैं कंबल ओढ़ने की कोशिश तो कर रहा था, लेकिन उस क़यामत की बुरी शक्ति ने मेरे अंदर बहका समुद्र से उठा दिया था। लेकिन मैं अभी भी जिंदा था। क्या पता ये बुरी आत्मा कब मेरा अंतिम संस्कार करने पर मुझे मजबूर कर दे। यही सब सोचते हुए मैं अपनी आंखें बंद करने लगा, लेकिन जब भय अपने आसपास मंडरा रहा होता है तब हमारी मौत कभी भी हमारा आविष्कार कर सकती है। इस बार तो मैंने भी सब कुछ अपने दिमाग से निकाल दिया था और थोड़ी हिम्मत करते हुए सीधा दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा। मैंने सबसे पहले पलंग के पास जाकर हमारा बल्ब जलाया तो मैंने देखा कि
कमरा एकदम खाली था। मेरे बेड के ऊपर एक कंबल पड़ी हुई थी, बाकी सब कुछ एकदम खामोश था। लेकिन मुझे किसी चीज़ के जलने की बदबू आ रही थी। तभी मैंने अपने दरवाज़ा खोला तो मैंने देखा कि कोई बाहर बैठकर घर के सामने आग जला रहा था। ये सब सच में बड़ा ही हैरान करने वाला सीन था। मैंने तो मन में सोचा कि सबसे पहले अपनी मम्मी को जगा देता हूँ, लेकिन बाद में मैं अपनी सुध-बुध खो बैठा और उसके पास चलने लगा, जो इस समय हमारे घर के बाहर आग जलाकर आराम से बैठा हुआ था। तभी मैं अपने कदमों को इस तरह पटक रहा था मानो मैं अभी अभी नशा करके आया हूँ, और इसी दौरान मेरे हाथ से एक गमला नीचे गिर पड़ा और उसकी आवाज़ पूरे घर में गूंज उठी। उस गमले के नीचे गिरते ही मेरे पापा दौड़ते हुए घर के आंगन में पहुँचे तो उन्होंने सबसे पहले मेरा हाथ पकड़ा और मैंने अपने पापा को आज हो रही पूरी घटनाओं के बारे में विस्तार से बताया। पहले तो मेरे पापा को मेरी बातों पर विश्वास नहीं हुआ, लेकिन बाद में उन्होंने मुझे अपने कमरे में लेट जाने को कहा। मैंने भी उनकी बात को आसानी से मान लिया और इस वक्त रात के तकरीबन 12:30 बजने को आए थे और ठंड का जमावड़ा अभी भी उसी तरह बना हुआ था जैसे कि दिसंबर के महीने में अमूमन चलता ही है। पापा ने मुझे अपने करीब वाले बिस्तर पर लेटा दिया और वो पूरी रात मेरे लिए कयामत आए तूफान साबित हुए और उस रात मैं सो नहीं पाया। लेकिन जैसे ही सुबह हुई तो मुझे एक बार फिर सब कुछ नॉर्मल लगने लगा। अब मुझे ऐसा लग रहा था कि अब सब कुछ पहले की तरह ठीक हो गया है, लेकिन कहीं ना कहीं ये मेरा सिर्फ एक वहम था। सूर्य की गर्मी अपने शरीर को महसूस होने पर मुझे बड़ा ही आनंदमय फील हो रहा था। जहाँ रात की घटना को याद करके मेरा शरीर अभी भी कांप रहा था, तो दूसरी तरफ सुबह का माहौल भी बड़ा ही आनंदमय था। मैंने अपने मम्मी और पापा को एक साथ पूरी घटना के बारे में दोबारा विस्तार से बताया, लेकिन उनको मेरी बातों पर ज़रा भी विश्वास नहीं था। मगर अब बहुत हो चुका था। इतनी घटनाएं घटने के बावजूद भी मेरे पेरेंट्स को मेरी बातों पर विश्वास ना होना मुझे कहीं ना कहीं एक हार की तरफ धकेल रहा था। मुझे ये समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं अपनी आप बीती किसे समझाऊं, क्योंकि हर बार कोई ना कोई मेरी बातों को काट ही देता और किसी को भी मेरी बातों पर विश्वास नहीं होता। दूसरी तरफ मुझे ऐसा भी फील हो रहा था कि ज़रूर मेरे द्वारा कोई ऐसी गलती हुई है जिस कारण ही यह बुरी आत्मा मेरे पीछे पड़ गई हैं। लेकिन मैंने ऐसी कौन सी गलती को अंजाम दिया था जिसकी वजह से इस आत्मा ने मेरा पीछा कर रखा था। मैंने अपनी मम्मी को एक साइड में मेरी सारी बातों को विस्तार से समझाया। तब जाकर कहीं ना कहीं मेरी मम्मी को मेरी बातों पर हल्का फुल्का विश्वास होने लगा। मेरी मम्मी मुझे मारवाड़ गांव में पढ़ने वाले एक पुजारी बाबा के पास जाने का सुझाव देने लगी। मैंने अपनी मम्मी के कहे अनुसार उस बाबा के पास जाने का निश्चय किया, लेकिन मुझे पता चला कि बुधवार को वो बाबा कभी भी अपने मंदिर में नहीं बैठते। अब एक रात ही तो बाकी थी, तो उसके बाद सब कुछ ठीक होने वाला था। लेकिन एक रात में किसी भी इंसान की ज़िंदगी बदलने में कायम होती है। रात को फिर से 7 बजने को आए थे और कल की तरह सन्नाटा आज भी अपने रौद्र रूप से छाया हुआ था। डरावने सीन की तो कोई कमी नहीं थी। बस आज मैं अपने घर पर था तो मुझे सब कुछ सही लग रहा था। हमारे घर के पास एक छोटा सा पुलिया पड़ता है जिसके ऊपर से बड़ी बड़ी गाड़ियाँ भी गुजरती हैं। लेकिन जैसे ही रात के 11 बजते हैं तो वहाँ लोगों की चहलकदमी ना के बराबर हो जाती है। हालांकि आज तक मैंने इस छोटे से पुलिया के बारे में कोई अजनबी बातें नहीं सुनी, लेकिन आज मेरे पापा ने बताया कि इस पुलिया के ऊपर तकरीबन 3 साल पहले एक औरत की मौत हो गई थी। उस दिन के बाद से इस पुलिया के ऊपर भूत प्रेत का आतंक सर चढ़कर बोलता है। भूतों का तो नाम ही मुझे डराने के लिए काफ़ी था, ऊपर से सब बातें मुझे झंझोर रही थी। दोस्तों, जब हमारा माइंड फ्री होता है तब हम उन हादसों को भूल जाते हैं जिन्होंने हमारी ज़िंदगी के अंदर एक तूफ़ान खड़ा किया हो। मैं अपने आप को थोड़ा अच्छा महसूस करवाने हेतु हमारे घर के बाहर लगे उस बाथरूम के करीब चल दिया। मैं अभी उस तरफ चल ही रहा था कि मुझे ये बाथरूम के दरवाजे खुलने की आवाज़ें सुनाई दी, और इस आवाज़ को सुनते ही मैं एकदम से बाथरूम की तरफ पलट गया तो मुझे सिर्फ दरवाज़ा खुला हुआ ही नज़र आया। बाकी सब कुछ ठीक था, लेकिन दरवाज़ा किसने खोला यही सब मैं सोच रहा था। मैं बाथरूम के दरवाजे को बंद करने के लिए बाथरूम के पास पहुंचा तो मुझे किसी की चप्पल नज़र आई, और इन चप्पलों की साइज इंसान के पैर से बहुत ज़्यादा थी।
ये देखकर मैं असमंजस में पड़ गया और मैं सबसे पहले बाथरूम के अंदर घुसना चाहता था, लेकिन मुझे ये भी डर था कि कहीं मैं किसी बड़े खतरे को मोल ना ले लूं, जिस कारण मैं अभी भी बाथरूम के बाहर खड़ा रहा। फिर जब मुझे थोड़ा थोड़ा डर का एहसास हुआ तो मैं बिना कुछ बोले चुपचाप ही अपने घर में लौट आया, क्योंकि इतनी घनी रात को बाथरूम में नहाना, वो भी एक सर्द रात में, बेहद ही कठिन होता है, या फिर यूँ कहें कि लगभग नामुमकिन होता है। हमारे घर वालों में से तो कोई भी बाथरूम के अंदर मौजूद नहीं था। फिर कौन था जिसकी ये बड़ी बड़ी चप्पल थी? मैंने इन सब बातों के बारे में अपने घर वालों को भी बताना उचित नहीं समझा, क्योंकि मैं जानता था कि इसके बदले में मुझे मजाक ही सुनने को मिलेगा। अगले दिन उस बाबा के पास जाने को बेताब था, क्योंकि अब मैं इन बुरी आत्माओं से बुरी तरह तंग आ चुका था और अब मुझे जल्द से जल्द इनसे मुक्ति चाहिए थी। मैं एक बार फिर अपने पापा के बगल वाले बेड पर लेट गया, क्योंकि भय एक ऐसी चीज़ होती है जो हमें कभी भी किसी भी हद तक जाने पर मजबूर कर देती है। रात को जल्दी सोने की वजह से मुझे जल्दी ही नींद आ गई। एक आवाज़ के साथ जब मेरी आंखें खुली तो मैंने देखा कि मेरे बिस्तर के ऊपर मेरे अलावा कोई और भी लेटा हुआ था, जिसका बदन बड़ी ही गंदी बदबू मार रहा था। मैं पूरा सुन्न पड़ चुका था। ये काला काला बदन बहुत बुरी तरह बदबू मार रहा था। मैं उसी वक्त अपने बेड से उठकर ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा और मेरे चीखने और चिल्लाने की आवाज़ सुनने के बाद मेरे मम्मी पापा कमरे में पहुँचे और दूसरी तरफ मेरे पापा अभी भी खर्राटे मारकर सो रहे थे। उसी वक्त मेरे पापा को जगाने के बाद मुझे पास में मौजूद एक गांव के अंदर लेकर जाया गया, जहां एक बाबा निवास करते थे। उन बाबा ने बताया कि मैंने गलती से चौराहे पे कदम रख दिया था, जहां कुछ समय पहले ही जादू टोना किया गया था, और उसी दौरान एक आत्मा मेरा पीछा करते हुए यहाँ तक पहुँच गई। कच्ची अवस्था में हुई मौत की वजह से उस औरत ने मेरे ऊपर अपना जादू हावी कर दिया, लेकिन हम लोग सही समय पर बाबा के पास पहुँच गए। अगर हम एक दिन की देरी भी करते तो शायद वो आत्मा मेरे ऊपर बुरी तरह हावी हो सकती थी। लेकिन अच्छी बात तो ये थी कि उस दिन उस आत्मा ने मेरा पीछा छोड़ दिया। उस बाबा ने मेरे कलाइयों के ऊपर एक ताबीज़ बांध दिया, वो ताबीज़ जिसकी दिव्य शक्ति के सामने बुरी आत्मा मेरा कुछ भी नहीं उखाड़ सकते। दोस्तों, आज इस कहानी को कई साल हो चुके हैं, लेकिन जब भी मुझे उस औरत के बारे में याद आता है तो मेरा बदन थरथरा उठता है। कहते हैं कि बुरी आत्माएं अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती हैं, लेकिन मैं अपनी जान तो बचा पाया, मगर आज मेरे दिल में एक दहशत का ऐसा तूफान बैठ चुका है कि मैं रात में अपने घर से बाहर तक निकल नहीं पाता। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।